नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन ब्रदर ऑफ ओवर ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ। तो ब्रदर ऑफ ये रिलेशन गिवन है, जैसे ए इज ब्रदर ऑफ बी इज ब्रदर ऑफ सी, इस तरह से ब्रदर ऑफ रिलेशन गिवन है। और ओवर ह्यूमन बींग्स मतलब मेल और फीमेल सब इंक्लूडेड है इसमें, मेल और फीमेल ऑन द अर्थ। क्लियर। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, ये अब क्वेश्चन आपको इनके आंसर बताने होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव में हम सेम को लेते हैं, ए इज रिलेटेड टू ए। तो क्या ए का भाई होगा? मतलब अगर मैं हूं तो क्या मैं खुद का भाई होऊंगा क्या? नहीं, भाई हमेशा कोई दूसरा पर्सन होता है। ओके, सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ये रिलेशन, क्योंकि मैं खुद का भाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। ठीक है, लाइक ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो क्या बी ब्रदर ऑफ ए होगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो मान लो राम है और श्याम है, राम है और रिया है। ठीक है, राम और रिया है, तो राम रिया का भाई है। क्या रिया राम का भाई है? रिया तो राम की बहन हुई फिर, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। मेरी बात समझना, राम रिया का भाई है, तो क्या रिया राम का भाई होगा? भाई नहीं होगा, बहन होगी। तो इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि ये ओवर ह्यूमन बींग्स बोल रहा था, ऑल ह्यूमन बींग्स। अगर मेल बोलता तो सिमेट्रिक हो जाता। वही अगला क्वेश्चन है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब थर्ड है एंटी सिमेट्रिक। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक जो बच्चा पिछली क्लास करके आया होगा उसको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ध्यान देना, एंटी सिमेट्रिक मैंने पहले दो चीजें हम एंटी सिमेट्रिक के लिए हमारे पास होनी चाहिए, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ ए। तो पहले ये दो कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, हमने एक ऐसा केस ले लिया जिसमें मान लो मैं हूं और मेरा भाई राम है, और मेरा भाई राम है और मैं राम का भाई हूं। ठीक है, तो फिर एंटी सिमेट्रिक ये कहता है अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है, तो ए बराबर बी होना चाहिए। मतलब ए बी बिलोंग टू आर है और बी ए बिलोंग टू आर है, तो ए और बी बराबर होने चाहिए। तो एक बात बताओ, मैं राम का भाई हूं और राम मेरा भाई है, क्या हम दोनों बराबर है? क्या दोनों अलग अलग है ना, तो इसलिए एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। इज इट क्लियर? लिखा भी हुआ है देखो। अच्छा, अब ट्रांजिटिव पे आ जाओ। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर। यही पढ़ाई थी डेफिनेशन। तो इसमें हमने क्या लिया, ए इज ब्रदर ऑफ बी, रिलेशन ब्रदर था ना, सो ए बी बिलोंग टू आर। ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, और बी सी का भाई है। तो एक बात बताओ, ये मेल हुआ ना, ए अगर भाई है बी का तो ए मेल हुआ ना। ठीक है जी, मेल हुआ। अब बी भी ब्रदर होना चाहिए किसी का, तो बी भी मेल होगा, बी इज ब्रदर ऑफ सी। तो क्या बताओ, सी चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ए तो भाई ही रहेगा ना सी का, चाहे मेल हो सी चाहे फीमेल हो, तो ए जो होगा वो सी का भाई ही तो रहेगा। सो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो नन, तो ट्रांजिटिव इसका आंसर होगा, नन नहीं होगा। ठीक है, ठीक कर लेना इसको। इज इट क्लियर? समझ गए ना मेरी बात को? देखो, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है तो मतलब मेल होगा ये। ठीक, एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ये दो कंडीशन हम लेके चलते हैं। तो यहां पर बी भाई होगा सी का, तो क्या ए भाई होगा सी का? बिल्कुल होगा, ए भाई होगा सी का। ठीक है, अगर जनरल उसमें अगर हम डिस्कस करते हैं, मतलब एक ही माँ बाप के वो संतान है, कोई स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर नहीं है, तो उस केस में ये ट्रांजिटिव रिलेशन पक्का होगा। अच्छा, ये बात मुझे बताइए कि इतनी बात आपको समझ में आ गई या नहीं? तो नन नन तो है नहीं, ट्रांजिटिव हो गया। क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, द रिलेशन ब्रदर ओवर ऑल मेल ह्यूमन बींग्स। सिर्फ मेल की बात हमने करनी है। रिफ्लेक्सिव, मैं खुद का भाई तो हो नहीं सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, मैं राम का भाई हूं और राम मेरा भाई है, तो सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बताओ, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो ए और सी भाई होंगे ना, ए इज ब्रदर ऑफ सी भी होगा, तो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव तो ऊपर भी था तो यहां तो होगा ही होगा। इज इट क्लियर? और आप सोच के जब करना, या ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन में डालने के लिए होते हैं। एंटी सिमेट्रिक चेक करो, मान लो राम मेरा भाई है और मैं राम का भाई हूं। एंटी सिमेट्रिक में ये दो कंडीशन लेके चलनी होती है, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर। तो फिर हमें ये प्रूव करना होता है क्या ए बराबर बी है, और अगर ऐसा हो जाए तो एंटी सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा।
तो मैं राम का भाई हूं, राम मेरा भाई, हम दोनों बराबर थोड़ी होंगे, अलग अलग होंगे। सो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। सो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब ये वाला जो नोट था, एक बार मैं इसको कल की क्लास में वैसे हम इसको कर चुके थे, वैसे एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। देखो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे, 1। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला था 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला था 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। बताया था इसी फॉर्मेट में याद करना है, इसी फॉर्मेट में। तो सिमेट्रिक का फॉर्मूला में याद हो गया 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। बिल्कुल सर। और ट्रांजिटिव रिलेशन अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ है, फॉर्मूला इसका नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने का। इक्विवेलेंस निकालने का तरीका है नंबर ऑफ पार्टीशन, ये इसका भी फॉर्मूला होता था Pn+1 इज इक्वल टू समेशन r गोज फ्रॉम 0 टू n NCR इंटू क्या था, NCR इंटू PR। और PR की वैल्यू PR में जो है P0 की वैल्यू 1, P1 की वैल्यू 1। और ये मैंने बताया था कि इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ग्रुप थ्योरी शुरू करेंगे। और पेड बैच में ग्रुप थ्योरी शुरू होने वाली है। अगर किसी को अभी भी पेड बैच में एनरोल करना हो तो आज शाम तक बैच खुला है, एनरोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैच को बंद कर दिया जाएगा, फिर ये मत बोलना कि सर हम रह गए, ठीक है। कहां तक हुआ पूरा? तो ट्रांजिटिव बताया, नोट डिस्कवर्ड। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ पार्टीशन अभी हम फॉर्मूला डिस्कस करके आए हैं। एंड नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला किया था, इस जैसा ही होता है, बस इस 2 की जगह 3 आ जाता है। 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ठीक है। और एसिमेट्रिक रिलेशन, जो सिमेट्रिक नहीं होता वो एसिमेट्रिक होता है। मतलब A रिलेटेड टू B तो है, बट B रिलेटेड टू A अगर ना हो तो उस रिलेशन को हम एसिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हम कल करके आ चुके हैं। और इसका नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला होगा 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अच्छा, एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म करो समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे एक बार बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया, ताकि मुझे भी तो पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। आ गया सर अच्छे से, ठीक है भाई ठीक है। देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक है ये, नोट हम कल कर चुके थे। ए एंड बी हैव एन कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी के अंदर अगर एन कॉमन एलिमेंट्स हैं, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के अंदर कितने कॉमन एलिमेंट होंगे। मतलब हम इन सेट की मल्टीप्लीकेशन कर दें, इसके अंदर एन एलिमेंट्स थे, इसके अंदर एन एलिमेंट्स थे, एन एलिमेंट्स नहीं थे, एन कॉमन एलिमेंट्स थे ए सेट और बी सेट के अंदर। तो ए क्रॉस बी निकालो और बी क्रॉस ए निकालो, इन दोनों सेट की मल्टीप्लीकेशन करके। तो उन सेट्स के अंदर ये भी तो एक सेट ही होंगे ना, ये भी सेट होगा और ये भी सेट होगा क्रॉस होके। सो इन दोनों के अंदर कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो इनके अंदर एन स्क्वायर कॉमन एलिमेंट होंगे। प्रीवियस ईयर देख लेना, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो भाई, जो अपने आप को कमजोर समझता हो वो यहीं तक करना इसको, रिलेशन को, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जो बच्चा अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहता हो, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स सिक्योर करना चाहता हो, तो उसको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और ये 1 से 1.5 पेज एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे उसको, ठीक है। और जो बच्चा अपने आप को ये समझता हो कि नहीं इनफ है मेरे लिए, तो वो यहां तक छोड़ सकता है, सिलेबस में जो है वो कंप्लीट हो चुका है आपका। अब 1 स्टेप 2 स्टेप ऊपर तक मेरे को लेके जाना पड़ेगा, ताकि अगर मान लो कल को पेपर में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आप हैंडल कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का टॉपिक, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन की होती है, हाँ जी सर। तो अब इक्विवेलेंस क्लास के बारे में थोड़ी थ्योरी बना लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। बाकी डिटेल में थोड़ा सा ये ग्रुप थ्योरी शुरू होगी जब समझ में आएगा। अभी के लिए जितना मैं समझाऊं बस उतना समझ लेना। सुपोज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर को इक्विवेलेंस रिलेशन ले लिया इन ए नॉट इक्वल टू 5, मतलब ए कोई सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट पे, ए सेट पे, ए नॉन एम्प्टी है। और इफ ए बिलोंग टू दिस सेट, मतलब ए एलिमेंट है इस सेट ए का, then equivalence class of this element A is denoted by this bracket A, या फिर इसके ऊपर बार लगा देते हैं कई बार कई बुक्स में, ठीक है। is defined as, अब बात कर रहा है कि क्या होगी equivalence class, is defined as the set of all those points in set A which are related to A, मतलब सेट के अंदर वे सभी पॉइंट्स
जो इस एलिमेंट से रिलेट करते हैं इस सेट के अंदर, उन सभी का एक सेट जो बनेगा उसको हम उस ए की इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। एक बार और, अभी नहीं छोड़ना। सपोज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है? मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है इन सेट ए नॉन एम्प्टी, और ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। इफ ए बिलोंग टू ए, कोई एलिमेंट है सेट ए का, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट ए, या फिर ए के ऊपर बार लगा के ब्रैकेट लगा देते हैं। इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ ए, इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू ए अंडर द रिलेशन आर। ये जो क्लास ऑफ ए है, ये उन सभी पॉइंट्स का सेट होगा, ये उन सभी पॉइंट्स का सेट होगा सेट ए के अंदर से। सेट ए के एलिमेंट, जितने सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ उन पॉइंट्स का सेट होगा जो इस ए से रिलेट करते हैं, जो इस एलिमेंट ए से रिलेट करते हैं। तो उस सेट को बना लेंगे अलग से और उसको बोला जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। आ गई बात समझ में? अंडर द रिलेशन आर, जो भी रिश्ता गिवन होगा, रिलेशन गिवन होगा, ठीक है। जैसे मॉड्यूलो 3 रिलेशन ऑन इंटीजर्स, मॉड्यूलो 3 के अंदर कौन कौन होंगे, और रिलेशन गिवन है इंटीजर्स में, तो इसके अंदर होगा 0, 0 की क्लास होगी, 1 की क्लास होगी, 2 की क्लास होगी। ये सारी इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं। इस पे अभी ध्यान मत दो क्योंकि ग्रुप थ्योरी आएगी, ये मैं क्लियर कर दूंगा, बस अभी डेफिनेशन पर ध्यान देना, ठीक है। फॉर मॉड्यूलो 3 रिलेशन ऑन इंटीजर्स, कौन कौन सी क्लास बनेगी मॉड्यूलो 3 में, और रिलेशन गिवन है ऑन इंटीजर्स। सो 0 की क्लास बनेगी इसमें, 1 की क्लास बनेगी और 2 की क्लास बनेगी। ये 3 इक्विवेलेंस क्लास बनेगी इसमें, ठीक है। तो आई होप इसकी डेफिनेशन एक बार आपको क्लियर हो कि जो ए की क्लास होगी, जो ए की इक्विवेलेंस क्लास होगी, वो उन सभी पॉइंट्स का सेट होगी सेट ए के अंदर से जो कि इस ए से रिलेट करते हैं अंडर रिलेशन आर। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे मॉड्यूलो 3 ऑन रिलेशन ऑन इंटीजर्स पर कौन कौन होगा, एक कम होती है, मतलब 0 की क्लास बनेगी इसमें, 1 की क्लास बन जाएगी और 2 की क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, ये 3 बनेंगी, ठीक। कैसे बनेंगी? पेड बैच में ग्रुप थ्योरी में शुरू होने वाला है, वहां अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाकी ग्रुप थ्योरी शुरू होगी जब, उसमें डिटेल में करेंगे इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकलेंगी। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टीज, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं एक बार, चलो। लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, वही कैपिटल ए एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, एंड लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। देखो यहां पर भी ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन था, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए था, और यहां पर भी हम आर इक्विवेलेंस रिलेशन ले रहे हैं ऑन दिस सेट ए। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। इतनी बात समझ में आई? लेट ए एंड बी बी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब जो मेरा सेट ए था इसमें से कुछ दो ही आर्बिट्ररी एलिमेंट इस सेट ए के अंदर से मैंने उठा लिए, ओके। अब आगे चलते हैं, देखो तो जो ए और बी मैंने इस सेट के अंदर से उठाए हैं, तो मैंने मान लिया कि जो ए है वो खुद की तो इक्विवेलेंस क्लास में होगा ही होगा, है ना। कोई भी एलिमेंट खुद जो है वो खुद की इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग करता ही करता है, खुद की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर होता ही होता है। सो ए बिलोंग टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, पहली बात प्रॉपर्टी है ये, हर कोई एलिमेंट अपनी खुद की इक्विवेलेंस क्लास से तो बिलोंग करता ही करता है। दूसरी पे आ जाओ अब, इफ बी बिलोंग टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, अगर कोई एलिमेंट बी है और वो भी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि बी की इक्विवेलेंस क्लास और ए की इक्विवेलेंस क्लास बराबर होगी। देखो कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद कर लेनी है, ठीक है सर। हर कोई अपनी अपनी क्लास में तो होगा ही होगा। तो ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास, ए बिलोंग टू क्लास ऑफ ए, एंड इफ बी बिलोंग टू क्लास ऑफ ए और बी भी ए की क्लास के अंदर है, तो ए की क्लास और बी की क्लास इक्वल होंगी। 2 पॉइंट हो गए क्लियर, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, इफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू क्लास ऑफ बी, मतलब इसने पहले ही बोल दिया कि क्लास ऑफ ए और क्लास ऑफ बी बराबर है। इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है व्हेन ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर, जब ए और बी रिलेशन आर से बिलोंग करते हो, या फिर ऐसे बोलो ए इज रिलेटेड टू बी हो, ठीक है। जो रिलेशन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे ब्रदर ऑफ था, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी,
और वहां रिलेशन क्या था, ब्रदर ऑफ। तो अगर मान लो ए की क्लास बी की क्लास के बराबर है, ऐसा तभी पॉसिबल है व्हेन दिस ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, जो भी रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वे एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो जब ए और बी की क्लास बराबर है अगर, तो ये हम बोल सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। ए इज रिलेटेड टू बी अगर है तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। अच्छा, इसी चीज को हम ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए इज रिलेटेड टू बी ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से इसकी नोटेशन है। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अब आपको क्या समझ आया कि कोई एलिमेंट है, या तो वो किसी क्लास में होगा या किसी क्लास में नहीं होगा, दो ही बात पॉसिबल है ना भाई, या तो कोई किसी क्लास में होगा या कोई किसी क्लास में नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा है, मान लो अनुज है, अनुज पेड बैच में है, ठीक है, तो अनुज पेड बैच में होगा या अनुज पेड बैच में नहीं होगा, दो ही तो पॉसिबिलिटी है। हाँ सर, बिल्कुल दो ही पॉसिबिलिटी है। सो यही लिखा हुआ देखो। तो अगर तो वो पेड बैच में होगा, तो क्या बताया, तो वो पेड बैच की क्लास में हो गया, तो अगर वो क्लास में है तो वो उस क्लास के इक्वल होगा, मतलब इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होगा, यही तो सिखाया है। और इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होगा, इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। या इसको ऐसे बोलेंगे, या तो दोनों बराबर होंगे और नई क्लास के अंदर होगा, तो इसका मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इंटरसेक्शन उनका फाई होगा, बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक, तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं। दोबारा समझो इस फोर्थ पॉइंट को, आइदर क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू क्लास ऑफ बी, या तो कोई भी दो क्लास हैं बराबर होंगी, या फिर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी इज इक्वल टू फाई, दैट इज टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, या तो कोई भी दो क्लासेस डिसजॉइंट होंगी या आइडेंटिकल होंगी। अब बताओ मुझे समझ में आया या नहीं। चार ही प्रॉपर्टीज हैं, हर कोई अपनी क्लास से बिलोंग करता है। अगर कोई दूसरा एलिमेंट ए की क्लास को बिलोंग कर रहा है तो ए की क्लास और बी की क्लास बराबर होंगी। तीसरा पॉइंट, इफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू क्लास ऑफ बी, इसका मतलब है कि ए रिलेटेड टू बी होगा या फिर ए बी बिलोंग टू आर होगा, इफ एंड ओनली इफ है। तो इसीलिए अगर ए रिलेटेड टू बी है तो ये भी ट्रू होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इक्विवेलेंस क्लास बी बराबर होंगी। ठीक, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है अगर ये है तो ये ट्रू होगा, अगर ये है तो ये ट्रू होगा, दोनों तरफ आना जाना अलाउड होता है इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो। अच्छा, जिसको नहीं पता, आई डबल एफ, अगर सिंपल इफ लिखा हो तो उसको इफ पढ़ते हैं मैथ में, अगर इफ आई डबल एफ लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये चीज है तो ये ट्रू, ये चीज है तो ये ट्रू। अब बोलो मुझे इतनी बात, 3 पॉइंट तो हो गए होंगे क्लियर। और फोर्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, या फिर क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, होंगे तो बिल्कुल सेम होंगे और नहीं होंगे तो बिल्कुल कुछ भी सेम नहीं होगा, फिर उनमें इंटरसेक्शन फाई आएगा। ये है फोर्थ प्रॉपर्टी, टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। अब आगे आ जाइए, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन जैसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पढ़ेंगे, कंपोजिशन क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन तो शुरू कर ही रखा है, अब जब फंक्शन पढ़ेंगे ना तो वहां पर आएंगी कंपोजिशन। आपने 12th क्लास में पढ़ी भी होगी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होगा, एस ओ आर एंड आर ओ एस। तो एस ओ आर और आर ओ एस इसमें बराबर नहीं होते, ठीक है। एस ओ आर इज नॉट इक्वल टू आर ओ एस रिलेशन के अंदर, और एस ओ आर का इनवर्स क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स रूल लग जाएगा। तो एस ओ आर का इनवर्स निकालना था तो आर आगे आ जाएगा, आर का इनवर्स ऑपरेशन एस का इनवर्स, ठीक है। इज इट क्लियर? तो बस ये 2 पॉइंट याद कर लेना कि एस ओ आर और आर ओ एस बराबर नहीं होते, और ये कंपोजिशन है जो बीच में कंपोजिशन को दिखा रहा है, ये ओ साइन, ठीक है। एस ओ आर का इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, ये रिवर्सल रूल है। अब आ जाइए टोटल ऑर्डर रिलेशन पर, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन समझ में आ गया। अब है टोटल ऑर्डर रिलेशन। देखो मेरे भाई, अगर किसी को समझ में ना भी आ रहा हो ना तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, आपको इसका मतलब है कि आपको थोड़ी मेहनत औरों से ज्यादा करने की जरूरत है, ठीक। एक बार में समझ ना आए तो वीडियो तो आपके पास है, दूसरी बार देख लो, तीसरी बार देख लो, एक बार खुद पढ़ के उसको समझ समझ के देखो, ठीक है। आपको समझ आएगा, फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट में डालो कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको,
पर्सनल मैसेज नहीं करना होता, आप कमेंट में डाला करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में देखो, मैं हर एक कमेंट को देखता हूं, अभी क्योंकि लिमिटेड कमेंट है मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो कमेंट में डाला करो उस चीज को, नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। और कोई लेट वीडियो देखे फिर तो देखो अलग बात है, जो साथ साथ चल रहा है उसके लिए है ये बात। अब आगे आ जाइए, देखो एवरी पेयर ऑफ, अच्छा अब टोटल ऑर्डर रिलेशन हमें पढ़ना है। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पढ़ा था, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमने पढ़ लिया था, अब एक और रूट क्या है, टोटल ऑर्डर रिलेशन, ठीक। अब क्योंकि आप थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स लेने चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आपको कट ऑफ से 20-30 नंबर ऊपर रहना है ताकि आपको कोई डर ना रहे, तो इसीलिए आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो जहां तक मैंने आपको बताया था, रोक दिया था, वहीं तक रुक जाना था। अब कोई नहीं बोलेगा, अब आप चल चुके हो तो सारा कंप्लीट करके ही जाना है। तो टोटल ऑर्डर रिलेशन देखो क्या होगा, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ टोटल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। अरे जो पूछा है वही तो लिखा हुआ है, a relation R on a set A is said to be a total order relation on a set A। क्या है, 2 पॉइंट है, बस 2 पॉइंट ही दे चेक करने हैं। R is a partial order relation on set A, पहली कंडीशन कि R जो हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ के आए हैं, रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो पहले तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन टोटल ऑर्डर रिलेशन होने की, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर कंपेरेबल विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब जो रिलेशन आर है, जितने भी पेयर सेट ए के अंदर हैं वो उस रिलेशन आर के रिस्पेक्ट में कंपेरेबल होना चाहिए। एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंपेरेबल विद रिस्पेक्ट टू आर, दैट इज इफ आइदर एक्स वाई बिलोंग टू आर और वाई एक्स बिलोंग टू आर और एक्स बराबर में वाई। कहने का मतलब है इस लाइन का, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंपेरेबल विद रिस्पेक्ट टू आर, इस लाइन का ये मतलब है कि या तो कोई भी पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट सेट ए के, या तो वो बिलोंग टू आर करेंगे, रिलेशन टू आर, मतलब एक्स इज रिलेटेड टू वाई होगा, या बोलो एक्स वाई बिलोंग टू आर होगा, या वाई एक्स बिलोंग टू आर होगा, या दोनों बराबर होंगे, इन तीनों में से कोई एक होगा। अच्छा, इन तीनों कंडीशंस का मतलब है कि एक दूसरे से कंपेरेबल होंगे। एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंपेरेबल विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन आर। तो कंपेरेबल का मतलब है या तो एक्स वाई बिलोंग टू आर होंगे, मतलब एक्स रिलेटेड टू वाई होगा, या y रिलेटेड टू x होगा, मतलब वाई एक्स बिलोंग टू आर होगा, या दोनों बराबर होंगे। इन तीनों में से कोई एक होगा, और लिखा है ना, और, ठीक। तो अगर ऐसा है तो वो टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा। अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 स्टेप आपको ऊपर ले आया हूं, इसकी डेफिनेशन कर लेना बस, ठीक है। ओके, डेफिनेशन में से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखो, इतना तो दिमाग आप में होना ही चाहिए। आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो ग्रेजुएशन लेवल की, तो इतना तो आप दिमाग की आएगा तो कोई आसानी क्वेश्चन आएगा, और जिसको डेफिनेशन आती है वो कर लेगा, ठीक है। तो हम ज्यादा नोट्स नहीं भरते हैं क्योंकि 2 स्टेप पहले ही ऊपर आपसे, आपका जो लेवल है D++ का। सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स, अब कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखो, ए सेट है और बी सेट है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर कहां से आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस जो सेट है उनका मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस भी मत बोलो, उनका मल्टीप्लीकेशन, ए और सेट बी का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 5 गिवन है। तो क्या होगा, इफ आइदर ए और बी इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इज इक्वल टू 5 जब होगा कि या तो ए एम्प्टी सेट होगा इसमें या बी एम्प्टी सेट होगा। ए और बी की सेट की मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज इक्वल टू 5, मैं ए क्रॉस ही बोल देता हूं क्योंकि अभी जीप पर वही आ रहा है। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5, मतलब ए मल्टीप्लीकेशन बी इज इक्वल टू 5 इफ आइदर ए और बी इज एन एम्प्टी सेट। कितनी छोटी सी बात है कि इनमें से कोई ना कोई एम्प्टी होगा तभी 5 आ रहा है ये, ठीक है। ए मल्टीप्लीकेशन बी एंड बी मल्टीप्लीकेशन ए, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट्स हैं, ठीक है। सो ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट बी एंड बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट ए, अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, और अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। आ गई बात समझ में? तो 2 पॉइंट क्लियर हुए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, सीधे सीधे क्वेश्चन देता और ऐसे पूछ लेता, बताओ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है तो क्या ए बराबर बी होगा? बिल्कुल होगा। अगर ए बराबर बी है तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। ये सेट की मल्टीप्लीकेशन है, और ध्यान रखना। अच्छा, थर्ड है इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर नहीं है देन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, सिंपल। अगर बराबर नहीं है तो भाई ये भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी देन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आ गई बात समझ में?
ओके, एंड इफ ए इज इक्वल टू बी, और अगर ए इक्वल टू बी है तो ये बराबर होगा, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है इसका, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। हमेशा पावर सेट मतलब सभी सबसेट्स का सेट, जैसे कोई सेट है 1,2,3, उसके जितने सबसेट होते हैं लिखो, सारे सबसेट लिखो, और फिर सारे सबसेट लिख के उनको एक सेट में डाल दो, वो होता है पावर सेट ऑफ एनी सेट, ठीक। और पावर सेट ऑफ एनी सेट हमेशा नॉन एम्प्टी रहता है, ये बात आप 12th क्लास में अच्छे से सीख के आ चुके हो, तो यही नोट लिखा गया है, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। अगर ए बराबर बी है देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, अगर ए बी के बराबर नहीं है देन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हैं, इफ एंड ओनली इफ ए बराबर बी होगा, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ए बराबर बी होगा, क्लियर। एंड ए क्रॉस बी अगर फाई है इफ आइदर ए और बी इज एन एम्प्टी सेट, फर्स्ट पॉइंट था ये, इज इट क्लियर। अब नोट देखो, एम्प्टी रिलेशन नोट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, मतलब फाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, अगर कोई अच्छे लेवल का स्कूल हो, अगर आप वहां पर जाओगे तो पूछेगा फाई बताओ, फाई रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो जो फाई है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, नोट रिफ्लेक्सिव। जो एम्प्टी रिलेशन है फाई, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, तो खुद से रिलेट होना तो चाहिए। रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बताया था कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सब खुद से रिलेट होने चाहिए, सब के सब खुद से रिलेट होने चाहिए, तो इसमें कोई है ही नहीं, खुद से रिलेट कैसे होगा, तो इसलिए ये नोट रिफ्लेक्सिव होता है। और ये एज अ रिजल्ट भी आप याद कर सकते हो फाई के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। अभी के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन में मत घुसो, मेरे कहने पर थोड़ी देर के लिए आप इसको याद कर लो कि जो फाई है वो नोट रिफ्लेक्सिव होता है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या है, जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव थे वे कंडीशनल रिलेशन थे, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव वाला रिलेशन था वो कंडीशनल रिलेशन नहीं था, ठीक है। तो इसमें तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो हम देख के आए थे कि जो फाई है वो सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं चेक करने को, तो कंडीशन लगेगी नहीं, कंडीशन लगेगी नहीं तो अपने आप ही सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्लियर। क्योंकि रिफ्लेक्सिव जो है खुद से खुद रिलेट होना चाहिए, कंडीशनल रिलेशन ये नहीं है, सिर्फ ये दो कंडीशनल रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक भी कंडीशनल रिलेशन है और एसिमेट्रिक भी कंडीशनल रिलेशन, लेकिन ये नहीं है। आगे बात समझ में, और एक मिनट बस इतनी बात जो मैंने बताई है उसको समझो, फिर आगे और बताऊंगा इसके बारे में और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन रिलेशन मतलब अब जितना ऊपर से ऊपर तक जा सकता है इस रिलेशन फंक्शन, क्योंकि भर भर के पूछे जाते हैं रिलेशन एंड फंक्शन टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, ठीक। तो वे सारे जो आपके काम के पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए उन सब को मैंने बना के लिख दिया है, अब ध्यान से सुनना बस। क्या है देखो, R and S are two equivalence relation on set A। R और S दो रिलेशन है और दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A के ऊपर। देन R इंटरसेक्शन S इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A, ठीक है। तो अगर R और S दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका जो इंटरसेक्शन है ना वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ऑन सेट A, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट देखो, अब द यूनियन, इंटरसेक्शन पता चल गया, अब यूनियन की बात करते हैं। द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A is not necessarily an equivalence relation on A। इंटरसेक्शन पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, लेकिन दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन हो कोई जरूरी नहीं है, और प्रूफ हम करेंगे नहीं, एज अ रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं ये, क्योंकि प्रूफ करने लग गए तो फिर रजिस्टर बच जाएंगे बहुत सारे। तो ये दो पॉइंट हो गए, इक्विवेलेंस रिलेशन का समझ में आ गया। देखो लास्ट में समराइज कर दूंगा आपको, देखना एकदम याद हो जाएंगे ये क्या है। इफ R is an equivalence relation on set A, then R inverse is also an equivalence relation of A। 3 पॉइंट, इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जरूरी नहीं है, इनवर्स इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, बस ये 3 पॉइंट याद हो गए, ठीक है। अब आ जाओ, ये थी इक्विवेलेंस रिलेशन की बात, अब आते हैं ट्रांजिटिव की बात। यूनियन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट A
इज नॉट नेसेसरी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन जरूरी नहीं है कि ट्रांजिटिव रिलेशन हो या नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन जरूरी नहीं है कि उसका यूनियन इक्विवेलेंस हो या नहीं, उसी तरह से ट्रांजिटिव भी जरूरी नहीं है कि दो ट्रांजिटिव रिलेशन का यूनियन ट्रांजिटिव हो, जरूरी नहीं है। यही लिखा हुआ, यूनियन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए इज नॉट नेसेसरी अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, बट इंटरसेक्शन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशन इज ट्रांजिटिव। वही इक्विवेलेंस रिलेशन वाली बात आ गई, इसको एक ही पॉइंट में लिख दिया, ठीक है। तो ये भी सर बिल्कुल इक्विवेलेंस वाला ही था, ऐसा ही था बिल्कुल, ये भी याद हो गया हमें, बहुत आसान था ये तो। ओके, अब आगे चलो। इफ आर एंड एस आर टू एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, बात कर रहे हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है आर एंड एस, तो उसके बारे में बताओ। तो एंटी सिमेट्रिक में इंटरसेक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है, और आर यूनियन एस, यूनियन नीड नॉट बी एंटी सिमेट्रिक। सर ये तो तीनों ही मजा आ गया एकदम, इक्विवेलेंस में भी ऐसा ही रिजल्ट, और ट्रांजिटिव में भी ऐसा ही रिजल्ट, और एंटीसिमेट्रिक में भी ऐसा ही रिजल्ट, सब में इंटरसेक्शन तो हो जा रहा है और यूनियन नहीं हो रहा। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, याद हो गया ये तो। इन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ, अब बचे कौन, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, बाकी हमने जो जो डिस्कस किए वे कर लिए। बात आती है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों होल्ड करते हैं, ठीक है, ये अच्छे बच्चे हैं, ये सारी बात मानते हैं, इंटरसेक्शन की भी मानते हैं और यूनियन की भी मानते हैं। कौन, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, इसके अंदर बोथ होल्ड, इंटरसेक्शन भी होल्ड और यूनियन भी होल्ड। अब आ जाइए फाई पर। फाई क्या कहता है, फाई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यूज में और यहाँ पर भी डीएसएसबी में, केवीएस में, एनवीएस में, वो फाई से पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि फाई में ही बच्चा कंफ्यूज होता है आके। फाई को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एक बात ध्यान रखना, फाई रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कंडीशनल रिलेशन नहीं है, इसमें तो कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए जो खुद से रिलेट हो, तो फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं होता। तो फाई क्योंकि क्योंकि रिफ्लेक्सिव कंडीशनल रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट किसी से रिलेट ही नहीं होता खुद से, ठीक। बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये कंडीशनल रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक भी कंडीशनल रिलेशन है। इनके अंदर पहले वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम आगे चेक करेंगे, नहीं तो कह देंगे कि हाँ भाई तू है। तो सिमेट्रिक भी होगा ये, और ट्रांजिटिव भी होगा, और एंटी सिमेट्रिक भी होगा। समझ लेना बात को, क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और एंटी सिमेट्रिक भी है। और क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस हो नहीं सकता, क्योंकि इक्विवेलेंस में तो तीनों चीजें होनी चाहिए। तो फाई की बात हमने डिस्कस कर ली। अब बात आती है यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन में तो खुद से रिलेट होने वाले भी होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि ए बी और बी ए सब मिलेंगे इसमें, ट्रांजिटिव भी होगा क्योंकि सारे एलिमेंट होते हैं यूनिवर्सल में तो जितने होने चाहिए, बट नॉट एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने सोचो दो वे ले लिए, 1 2 एंड 2 1, तो वे उसके अंदर होंगे, बट 1 और 2 क्या बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक तो ये कहता है कि अगर हो ऐसे बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर तो दोनों बराबर हो। तो इसलिए जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है ना, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, मतलब इक्विवेलेंस होता है, बट एंटीसिमेट्रिक नहीं हो पाता ये यूनिवर्सल, ठीक। तो इस फाई के बारे में और यूनिवर्सल के बारे में अच्छे से कर लेना। अब आ जाइए, बस थोड़ी सी बात और रह गई, देखो भाई ये लास्ट पेज था और ये रजिस्टर भर गया था, तो मेरे को ये पॉइंट ऐड करने ही थे, तो इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिए बस, क्योंकि ये खत्म हो गया था और ये लास्ट पेज था, तो क्योंकि ये बाइंडिंग ही खत्म हो गई थी तो इसमें कुछ और ऐड भी नहीं कर सकता था, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन से ही हमने शुरुआत की थी। तो आइडेंटिटी रिलेशन बताया था, उसमें सिर्फ जैसे 1 2 3 एक सेट में है तो 1 1 2 2 3 3 सिर्फ ये होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होगा, और ये होने ही होने चाहिए 1 1 2 2 3 3। आगे बात समझ में, तो मैंने बताया था कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये रिजल्ट हम आगे पढ़ के आए थे। तो एक ये भी बताया था कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और ये एंटी सिमेट्रिक भी होता है, क्योंकि इसमें तो ए बी और बी ए सब बराबर ही तो होते हैं, 1 1 2 2 3 3, तो सब बराबर ही होते हैं, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि बताओ कोई ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो, तो ऐसा रिलेशन एक ही है, आइडेंटिटी रिलेशन। ऑप्शन में मिलेगा आपको दिया प्यारा सा आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो ये समराइज कर दिया, इंटरसेक्शन को कौन कौन प्रिजर्व करता है,
अभी अभी बताया था सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तो दोनों को प्रिजर्व करेंगे, तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी प्रिजर्व करता है इंटरसेक्शन को, इक्विवेलेंस भी प्रिजर्व करता है इंटरसेक्शन को, और एंटीसिमेट्रिक भी करता है प्रिजर्व। लेकिन यूनियन को सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रिजर्व करते हैं और कोई प्रिजर्व नहीं करता। ठीक है, ठीक, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रिजर्व करते हैं यूनियन को। ठीक है, ये क्या है, नोट ट्रांजिटिव एंड एंटीसिमेट्रिक, नोट ट्रांजिटिव एंड एंटीसिमेट्रिक। हाँ, ये लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो यूनियन ऑपरेशन है इसको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो प्रिजर्व करते हैं और ट्रांजिटिव और एंटीसिमेट्रिक नहीं करते यूनियन को प्रिजर्व, और इक्विवेलेंस भी नहीं करता यूनियन को प्रिजर्व। बता दिया था ये बात तो, ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक और इक्विवेलेंस, ये तीन यूनियन को प्रिजर्व नहीं करते। वैलेंस, ये यूनियन को प्रिजर्व नहीं करते, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक करते हैं बस यूनियन को प्रिजर्व। और इंटरसेक्शन को कौन कौन प्रिजर्व करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस एंड आल्सो एंटीसिमेट्रिक। आई बात समझ में, ये इंटरसेक्शन को प्रिजर्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे ये बता दो किस किस को समझ में आया है या नहीं आया है। कमेंट सेक्शन में एक बार सब भर भर के कमेंट कर दो, क्योंकि देखो एक सांस बोलना पड़ता है क्लास में, एक सांस बिल्कुल, क्योंकि एक भी मिनट अगर हम रुक गए तो फिर आप मतलब फोन को साइड में रख के और सो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए हमें बोलते रहना पड़ता है। तो क्लास खत्म होते ही अपने आप ईमानदारी से हर एक बच्चा कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाला करो, तो उसी को मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। जो बच्चे रेगुलर चल रहे हैं ना उनको फायदा होगा, जो बाद में देखेंगे उनको तो भाई मैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर पाऊंगा, है ना। तो इतने आप भी समझदार हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।